अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा और हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए ले आए हैं सिलसिला नॉवल रूह अब्र एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही है रिमशा मुख्तार। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में कॉन्फ्रेंस और एक अदद पुरतकल्लुफ लंच के बाद शाम में वो लोग वापस लौट आए थे। मौसम के तेवर तो सहपैर ही बिगड़े बिगड़े से लगने लगे थे और सूरज ढलते ही तूफानी हवाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ तो इंतजामिया को रात में होने वाले कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ा। बाकी का वक्त सब ने गर्म लिहाफ ओढ़े तेज हवाओं के दोष पर सरसराते चीड़ के दियो कामत दरख्तों के बैन सुनते गुजारा था। और अगली सुबह तुलु होते ही आकाश ने उफक पर झलक दिखलाई तो लोग कुदरत के इस निराले अंदाज पर अंगिश्ते बदंदा थे कि पिछली शब के खतरनाक मौसम का शायबा तक न था। आज उनका यहाँ तीसरा और आखिरी दिन था और ये यकीनन यादगार होने वाला था क्योंकि आज उनका हाइकिंग का प्लान था। हाइकिंग की मुनासिबत से अपना लिबास और तमाम ज़रूरत की अशिया तैयार कर तलबा का ये काफिला नाश्ते के फ़ौरन बाद अपनी बसों में सवार डेयरी फार्म ट्रैक तक जाने के लिए सफ़र पर रवाना हुआ। मरी पाकिस्तान के मशहूर हिल स्टेशंस में सर फहरिस्त है। ये सतह समंदर से 7,000 फीट से भी ज़ायद बुलंदी पर वाक़ है। दर हकीकत मरी और कहोटा पहाड़ियाँ हिमालय की शाखाएँ हैं। ये पहाड़ियाँ 5 मतवाज़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से एक ख़ास मरी का सिलसिला है। नागन की मानिंद ऊंची नीची बल खाती सड़कों पर आगे बढ़ते कुदरत के ऐसे हसीन नज़ारे देखने को मिले कि रास्ते में हर कदम ठहरने को जी चाह रहा था। कजरबाश इश्तियाक से ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती अपने कैमरे से तस्वीर लेने में मसरूफ़ थी। फरमान आज भी उसके बराबर बैठा था और बाहर फैले सब्जे से अपनी आंखों को तरावत बख्शने की बजाय वो उन काई रंग नैनों के गहरे समंदर में डूबने को बेचैन था। पर कजरबाश को तो बस खूबसूरत मनाजर में कैद होकर हवाओं में ही कहीं तहलील हो जाने की चाह थी। यहाँ हर जगह घनी छाँव थी। जा बजा शाहबलूत, ओक, देवदार, पलंदर, चीड़, बरहमी के कद आवर और कदीम तरीन दरख्त इस तरतीब से उगे हुए थे कि कुदरत को दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता था। ऐसी ही हसीन वादियों का नज़ारा करते, मीलों का सफ़र तय करते वो लोग मरी के माल रोड पहुँचे। मरी का माल रोड इस्लामाबाद से शुरू होने वाली मरी रोड का आखिरी कोना है। ये ऊँट के कोहान से मिलता जुलता मुकाम है। कोह मरी की चोटी पर कश्मीर पॉइंट से पिंडी पॉइंट तक किसी जुल्फ दराज की तरह फैला माल रोड गोया मरी का दिल है। कहने वाले इसे मरी का रुख से ज़ेबा भी कहते हैं। यही सड़क दाएं हाथ मुड़ती हुई लॉरेंस कॉलेज के रस्ते सनोबर के बुलंद दुबाला पेड़ों के ऊपर आवेजा चेयर लिफ्ट के नीचे से गुजरती हुई शंग्रीला और पंजाब हाउस के पहलू से आगे निकलकर मॉल से आ मिलती है। दूसरी जानिब सनी बैंक से आगे कलंडना रोड के सरसब्ज शादाब मनाजर को अपने दामन में समेटी हुई एक और सड़क झीका गली से दाएं हाथ ऊपर उठती है और गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से गुजरकर कश्मीर पॉइंट को छूती हुई माल रोड से बगलगीर हो जाती है। इस रास्ते से अक्सर एबटाबाद, नथिया गली और मुजफ्फराबाद व आज़ाद कश्मीर के सयाह मरी पहुँचते हैं। गोया हर तरफ से रास्ते मरी आकर माल रोड से आ मिलते हैं। उनकी मंजिल डेयरी फार्म से कश्मीर पॉइंट तक जाता ये हाइकिंग ट्रैक था, जो कि सनी बैंक से 2 किलोमीटर जबकि झीका गली से 1 किलोमीटर के फासले पर है। मशहूर मिलिट्री डेयरी फार्म के करीब ही वाक़ ये ट्रैक कुदरती हुस्न से माला माल है और बाकी जगहों की निस्बत यहाँ लोगों की आमद और रफ्त बहुत कम होती है। पेस्को वर्ल्ड के गाइड जो उनके साथ मौजूद थे वो उन्हें इस ट्रैक के मुताबिक मालूमात दे रहे थे। ये ट्रैक करीब 3 किलोमीटर लंबा था और उसको पार करने के लिए 40 से 45 मिनट दरकार थे। चंद हिदायत के बाद इस खूबसूरत ट्रैक पर उनका सफ़र शुरू हुआ, जो कि 2 लोगों के लिए नई आजमाइश लाने वाला था। ए रज़िया, ये कजरबाश कहाँ है? कल भी आई थी, मैं सलाम करने नहीं आई। आज भी कहीं नज़र नहीं आ रही। अपनी जिठानी की बात पर रज़िया बेगम ने एक नज़र शौहर पर डाली, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुए थे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? भाभी, आप कैसी हैं? वो खुश अखलाकी से सलाम करने के बाद रज़िया बेगम के बराबर वाले सोफे पर टिक गए। वालेकुम अस्सलाम। हम तो ठीक हैं, तुम बताओ। मेरी आंखों की ठंडक को कहाँ छुपा कर रखा है? हाय अल्लाह, खैर करे बच्ची की तबीयत तो ठीक है? कहीं बीमार बीमार तो नहीं पड़ गई जो शक्ल नहीं दिखाई उसने अपनी ताई अम्मी को? 2 दिन से वो खातून तो जो चिकनी चपड़ी शुरू हुई, रज़िया बेगम को बेचैनी ही होने लगी। लफ्ज़ ये उन्होंने अपने शौहर का इंतज़ार किया कि वो ही कोई जवाब दें। आखिर को वो मरी उनकी इजाज़त लेकर ही गई थी। घर नहीं है भाभी, अरबाज असगर साहब ने गैर वाज़ेह से जवाब देते तफसीलात में जाने से गुरेज बरता। पर मुकाबिल कैसे बाल की खाल उधेड़ने से चौंकती। हाय, आज तो इतवार है, हफ्ता इतवार की तो छुट्टी होती है ना बच्ची को। अज खुद अंदाज़ा लगाकर उन्होंने फौरन सवाल ठोका। भाभी, वो यूनिवर्सिटी के साथ मरी गई है, कल तक आ जाएगी। अरबाज साहब की बात पर वहाँ मौजूद मियाँ बीवी को यकदम सांप सूख गया। कई लम्हे इस खामोशी की नज़र हो गए। बिल आखिर चुप तोड़ी तो वो भी ताया बने। ये तुमने क्या किया है अरबाज? बच्ची को रातें गुजारने के लिए दूसरे शहर भेज दिया? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? वो यकदम गज़ब से बोले कि रज़िया बेगम ने बिसाख्ता पहलू बदला। भाई साहब, गैर मौजूद अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी बच्चियों पर मुझे पूरा एतमाद है। अरबाज साहब के लहजे में बज़ाहिर एहतराम वाज़े था, अलबत्ता दो टूक अंदाज पर ताया अब्बा उठ खड़े हुए। ये हमारे ख़ानदान की रवायत में नहीं है अरबाज, और जिस एतमाद की बात तुम कर रहे हो, यही एतमाद इन लड़कियों के वालिदैन को भी होता है, जो रात के अंधेरे में घरों की दीवारें फलांग कर अपने आशिकों के साथ भाग जाती हैं। उन वालिदैन को भी होता है जिनकी बेटियां रातों को किसी और का बिस्तर गर्म करती हैं और माँ बाप के सरों में खाक डलवाती हैं। तुम्हारा तो ना कोई बेटा है, खुद तुम बूढ़े हो चुके हो, कहाँ उनकी खबरगिरी करते फिरोगे? मैं आज फिर कह रहा हूँ, इतनी आज़ादी मत दो कि कल को रोते फिरो। आज मैं बार बार तुम्हारे आगे अपने जलाल के लिए हाथ फैलाता हूँ, तो सिर्फ भाई के एहसास में। लेकिन जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मैं मुस्तकिल ये पेशकश बरकरार ना रख सकूँ शायद। चलो उठो बेगम। अपने अंदर की खौलन उन पर उंडेलने के बाद बगैर उनका जवाब सुने वो बेगम को लेकर फूं फां करते घर की दहलीज पार कर गए। अरबाज साहब तैस से पागल होने को थे। मुझे पता है मेरी बेटियां मेरा सर नहीं झुकने देंगी, वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनका दिल किसी अनहोने एहसास के तहत बेहंगम अंदाज में धड़क रहा था। बिल्कुल नहीं झुकने देंगी। हमें हमारी बेटियों पर एतमाद है। भाई साहब को तो बेटों का ज़ौन है, और जैसे हम नहीं जानते कि वो भाई की जिम्मेदारी का सोच कर रिश्ता मांगे या भाई की जायदाद में हिस्सा देकर। रज़िया बेगम बड़बड़ाती हुई कुछ ऊंचा और कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, और ये इदराक उन्हें तब हुआ जब अरबाज साहब ने उन्हें आंखें दिखाई थीं। कुछ भी हो जाए, चाहे उनके भाई भावज उन्हें गोली भी मार दें, फिर भी वो अपने घर वालों के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने के रवादार ना थे। और रज़िया बेगम ये नाइंसाफ़ी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थीं, जबकि कजरबाश और मनसा को भी इस बात का अच्छे से एहसास था। तभी तो वो भी अपनी खौलन अंदर ही दबाए रखती। हेलो। बेकरारी में डूबा निस्वानी लहजा उसकी समातों में उतरा तो वो यूं ही हवाओं में उड़ने लगा। उसके लिए कोई कितना तड़प रहा था, कितना बेचैन था। उसकी एक नज़र इल्तफात की खातिर मर मिटने, लुट जाने, कदमों में बिछ जाने को तैयार। वो क्यों ना भूले समाता। उसका तो सीना चौड़ा हो रहा था। एक अदाए दिलरुबाई से उसने ट्रैक पर चलते अपने घरे बालों में हाथ फेरा। हेलो स्वीटहार्ट। कुछ लम्हों का तवक्कुफ करने के बाद जवाब देना भी उसका मुकाबिल को मजीद तरसाने का एक तरीका था। कैसे हो तुम, कब वापस आओगे? वो बड़ी बेकरारी से पूछ रही थी, जैसे हिजर की अजियतों को झेलती, मिलन की आस बांधे रोती तड़पती सिसकती दोशीज़ा। कल आ जाऊंगा। उसके लहजे में इस बेकरारी की नमक तक ना थी। कल ही मिलेंगे ना हम? नहीं, मैं थक जाऊंगा, परसों मिलेंगे। लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसे अपनी मुहिब, अपनी दीवानी को तड़पाने का मजीद सामान क्या था, और वो तड़प ही तो उठी थी। तुम्हें कैसे अपना दिल चीर कर दिखाऊं कि ये तुम्हारी कुर्बत ना पाकर कैसे तड़पता है। ये आंखें तुम्हारी दीद की प्यासी हैं। तुम्हें ना देखें तो मेरे वजूद पर कैसी बेकली सी छाई रहती है। तुम जान जाओ तो अपने होने पर नाज करो। वो इसे इमोशनल करना चाह रही थी, जबकि यहाँ तो शैतान सिर्फ की शैतानियत का हाल ये था कि वो उसके दर्द भरे अल्फाज को किसी गीत की माने मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। ऐसा है क्या? आजमाइश शर्त है।
वो जेबों में हाथ उड़सता बोला, आजमा ही तो रहे हो तब से, अब तो यकीन कर लो। मैं झुलस रही हूँ, मुझे अपनी बाहों की छाँव दे दो। वो बस रो देने को थी। ये शख्स हर बार उसे यूं ही बेबस कर दिया करता था। बस थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी चाहत की बारिश में तुम्हें ऐसा भिगाऊंगा कि तुम फरार चाहो भी तो ना मिलेगा। तब तक के लिए यूं ही मेरे लिए दीवानगी दिखाओ, ताकि मेरा ये दिल तुम्हारे अलावा किसी को देखने पर राजी ना हो। वो बड़ी होशियारी से उस लड़की को उम्मीद की नई डोर थमाता उसे विसरे यार के रंगीन ख्वाबों से सजी भूल भुलैयों में धकेल गया था। यही तो उसकी फितरत थी और वो यही तो करता था। ट्रैक ज्यादा चौड़ा नहीं था। एक अतराफ पहाड़ की चोटी तो दूसरी जानिब गहरी खाई थी। दरमियान में चंद जगहों पर दोनों जानिब हमवार जगह भी मौजूद थी, लेकिन बहुत मुख्तसर हिस्सा। ट्रैक और अतराफ की घास पर चीड़ के पत्ते गिरे हुए थे, जिससे अमूमन कदम फिसलते हैं। इसीलिए उन सबको खासी एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। खजरबाश इस समय एक लूज सियाह ट्राउजर और सफ़ेद लॉन्ग शर्ट में मरबूज थी। हिजाब और नकाब आज भी जू के तू थे। उसे देख समिया ने फिर से उतारने का मशवरा दिया था, लेकिन वो महज मुस्कुरा दी और इसके बाद से वो उससे फांसे पर थी, बल्कि तमाम लोगों से फांसे पर। वो सबसे आखिर में अपनी सोचों में मुस्तग़रिक़ चल रही थी। दिल चाह रहा था इस सब्ज़ाजार में कहीं रुपोश हो जाए, तन्हा पुरसुकून फिजा में बैठकर अपने ख्यालों की रौ को बहने दे। शायद वो ये बात कभी कबूल ना करती, लेकिन उसका एक हिस्सा इस आज़ादी का बड़े वक्त से तमन्नाई था, और वो हिस्सा ये चंद दिन जो कि वो अपनी मर्जी से सर्व करने वाली थी, मिलने पर खुश था। उसने दाएं जानिब निगाह डाली और इतना खूबसूरत मंजर देख उसका दिल बेसाख्ता उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए मचला। नीचे खाई और ज़मीन से निकलकर आसमान को छूते ये द्यू कामत चीड़ की तरफ और उनके पसे मंजर में खूबसूरत बादल। वो मोहताज सी आगे बढ़ी कि अचानक उसके कदम फिसले और वो घुटनों के बल गिरी। घास में शायद कोई नुकीला पत्थर था जो उसकी पिंडली में चुभ गया था। उसने उठते हुए अपने ट्राउजर को जरा सा ऊपर खींचते अपनी पिंडली की हड्डी पर छिले हुए मांस को देखा। इसी लम्हे उसे किसी खूबसूरत परिंदे की आवाज़ सुनाई दी। वो बेसाख्ता सीधी हुई। नीचे ढलवान में सब्ज घास पर एक मुर्गा नुमा परिंदा, जिसके पर सफ़ेद नीले और सियाह का खूबसूरत इम्तिजाज थे, उसकी लंबी दुम और सर पर सफ़ेद ताजनुमा पर थे। उसने अपनी टांग को नज़रअंदाज करके कैमरे को उस पर फोकस किया। इसी दौरान उसकी ये भी कोशिश थी कि वो कोई आवाज़ ना करे, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक ये जंगली मुर्ग इंसान से डरते हैं और उन्हें देख छुप जाते हैं। पहली तस्वीर सही नहीं आई थी। उसने दोबारा से कैमरा उठाकर आंख से जोड़ते फोकस किया, इस बात से अनजान कि इसके साथ के लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। जब ही उसके ऊपर से मर्दाना आवाज़ उठी थी। सजावल अपने फ़ोन पर बात करता बाकी ग्रुप से फासले पर था। बात ख़त्म करके मोबाइल जेब में रखते वो तेज़ तेज़ कदम उठाता बाकियों से जा मिलना चाहता था। जब भी उसकी नज़र किनारे पर खड़ी लड़की पर पड़ी, वो उसके हिजाब से पहचान गया था कि माँ बदौलत सब्ज आँखों वाली नकचिड़ी खातून है, जो खुद को बड़ी ही कोई तोप चीज़ समझती हैं। पहले तो उसने नज़रअंदाज करके आगे चले जाना चाहा, लेकिन फिर ये देखकर कि बाकी के लोग हद्दे निगाह से ओझल हो गए हैं, वो उसे पुकार बैठा। मोहतरमा, वो करीब आकर बोला था कि वो बेसाख्ता पलटी। साफ वाज़ेह था कि वो डर गई थी, जबकि अपने अंदाजे के मुताबिक वो इस वक्त यहाँ अकेली थी। अगर आपका जंगल में बदरूहों की तरह भटकने का इरादा नहीं है, तो मेहरबानी कीजिए मेरे साथ चलिए, बाकी लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। उसने बड़े ही रूखे अंदाज में भलाई की बात की थी, और वो भला कजलबाश असगर से कहाँ हजम होती। बहुत शुक्रिया, मेरे जो भी इरादे हैं आप अपना रास्ता लीजिए, जवाब खड़ाक से आया था। सजावल ने भी तिलमिलाते हुए उस पर 4 हुर्फ भेजे और आगे बढ़ा। अभी महज 2 ही कदम लिए थे कि कजरबाश की सहमी हुई आवाज़ उसकी समातों में उतरी। सांप! वो सिरत से पलटा और देखा कि एक सियाह नाग अपना फन फैलाए सर उठाए कजरबाश को देख रहा है। वो उसके पैर के बहुत करीब था और कजरबाश 2 सेकंड में पसीने में नहा गई थी। डोंट मूव! वो बेसाख्ता चिल्लाया, जबकि कजरबाश की टांगों में वाज़ेह लर्जिश थी। प्लीज़ मैम, मुझे बचा लो, मुझे इस सांप से बहुत डर लगता है। वो लरसी हुई फरियाद कर रही थी।
उसे लग रहा था कि सांप के कुछ करने से पहले ही वो हार्ट अटैक से मर जाएगी। सजावल ने यहाँ वहां नजर दौड़ाते कोई पत्थर तलाशना चाहा जो कि उसे ना मिल सका, तो वो एक मोटी सी लकड़ी उठा लाया और धीरे से कजरबाज के कुब में आन खड़ा हुआ। वो दोनों इस वक्त खाई के दहाने पर खड़े थे, लेकिन दोनों की तवज्जो उस सांप पर थी। हिला मत, वो एक दफा फिर से धीरे से उसके कान के करीब बोला, जबकि उसके वजूद में लर्ज़िश वाज़ेह थी। उसकी टांगें शल होने लगीं और औसान खता होने लगे। दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो गई और लब यूं जैसे सदियों से प्यासे। वो उसको हाथ लगाने से गुरेज बरतता उसकी दाएं जानिब से धीरे से आगे को आया कि लंबी टांग की मदद से वो सांप को उसके कदमों से दूर फेंक देगा। और इसी लम्हे कजलबाज को लगा कि उसकी टांगों से जान खत्म हो गई है। उसके दिमाग ने एकदम जैसे सारे सिस्टम बंद कर दिए और वो सजावल की जानिब को लौटकी। सजावल ने जल्दी से उसे थामना चाहा और इसी वक्त सांप ने भी शिकार को हरकत करते देख उसकी टांग पर डसने की कोशिश की थी। जाने उसका डंग उसको लगा था या ये बार रायगा गया था, लेकिन कजलबाज के यकलक पूरा वजन डालने पर सजावल अपना तवाज़ुन काबू में ना रख सका था और वो दोनों एक साथ लुढ़कते हुए खाई में गिरते चले गए। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी और आप भी ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि आखिर कजरबाश और सजावल के साथ क्या हुआ होगा। तो जनाब जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे और आपको मिल जाएंगे आपके सवालों के जवाब। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।